let it bang, bang. हेलो एवरीबडी, दिस इज़ मी हमजा फ्रॉम हमजा। कैसे हैं आप? सो गाइस, आज की स्टोरी ऐसे है कि हम आए हैं हिजामा सेंटर पे हिजामा करवाने। मेरे पीछे आपको क्लिनिक नज़र आ रहा होगा। ये हमें हमारे बॉय महर ने रिकमेंड किया था। महर इधर आए। ये बॉय मेरे साथ है, मेरे फ्रेंड भी हैं और क्रिकेट पार्टनर भी हैं और एम्प्लॉय भी हैं। तो इन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि इधर से हिजामा करवाएं। मेरे से पहले ये करवा चुके हैं, तो थोड़ा बहुत इनसे भी पूछ लेते कि इनको क्या उसके बाद डिफरेंस नज़र आया है। जी महर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो था 4 सेशन था और मैंने हेयर के लिए करवाया और माशाल्लाह मेरा जो है जितनी ग्रोथ है हेयर की काफ़ी अच्छी हो चुकी है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है और बाल गिरना मेरे बंद हो चुके हैं। सो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए नहीं, अपना फेस के लिए भी आप करवा सकते हैं। और बालों की जिनके ग्रोथ रुक चुकी है या जिनको हेयर फॉल का इशू है वो भी करवा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मिस्टर हमजा के नाम से मेरा अपॉइंटमेंट था। जी जी वेलकम। नेक के ऊपर होंगे, यहाँ ये पॉइंट होंगे, ठीक है। वो ये इधर के पॉइंट लगेंगे, वो आपके थायराइड के पॉइंट होंगे। अच्छा सर, एक सवाल है। फॉर एग्जांपल अब जिस तरह मेरी अभी इतनी बड़ी एज नहीं है, हमारे बाल गिरना शुरू हो जाए तो लोग सर का हिजामा भी करवाते हैं, तो उससे कोई बेहतरीन रिकवरी होती है उसमें? तो जो मैं ऐसे वालों को तो हेड के पॉइंट लगा रहे हैं, फिर अभी 3 सेशन या 4 सेशन उनको दिए। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आप जिस एज में भी हैं, जी, जिस एज में बाल गिर रहे हैं तो बाल आपके हेयर फॉल रुक जाएगा आफ्टर 2 सेशन। ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, नॉर्मल बंदे की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है किसी को 2 की बजाय 4 की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन आम बंदे की हेयर फॉल आफ्टर 2 सेशन वो फॉल रुक जाएगा। ठीक हो। अब बात आती है कि जो हेयर फॉल हो चुका है उसकी रीग्रोथ। अब अगर वो बिलो 30 है तो रीग्रोथ भी होगी। ठीक हो। अगर अबाव 30 है वो फिर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी रीग्रोथ होती है या नहीं होती। लेकिन उसमें हमारे पास एक 32 एज का बंदे का मेरे पास है रिकॉर्ड की, जो अभी भी है मेरे पास व्हाट्सएप वगैरह पे, कि 32 एज में भी उसके बाल वापस आ गए थे। ठीक। लेकिन जितने कम एज में जो एक्सपीरियंस है, कोई बंदा वो कपिंग कराता है तो उसके बाल ज़्यादा बेहतर अंदाज में आते हैं और जल्दी आते हैं। ठीक। और बाकी जहाँ तक रीग्रोथ का ताल्लुक है, उस पर ये नहीं है कि वो 3 सेशन के बाद रीग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। ये 2 या 3 या 4 सेशन मैक्सिमम ये है हेयर फॉल रोकने के लिए। रीग्रोथ के लिए महीने लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है। किसी बंदे के 4 महीने के बाद बाल वापस आ जाएंगे, किसी के 6 महीने बाद आएंगे। ठीक है। और कोई बात, और इनकी फिर वजह भी होती है ना जी। अब हेयर फॉल की वजह सिर्फ ये नहीं है कि जेनेटिक है, उन रीज़न में से एक रूट काज जेनेटिक भी है। लेकिन अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है तो भी आपके बाल गिरेंगे। आप एनीमिया के शिकार हैं तो भी आपके बाल गिरेंगे। आपका ब्लड सर्कुलेशन आपको नहीं है बॉडी में, तब भी आपके बाल गिरेंगे। और अगर आपकी स्किन डिसऑर्डर है तब भी आपके बाल गिरेंगे। कभी एनवायरनमेंट की वजह से भी गिरते हैं। तो ये जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू रूट काज देखते हैं कि इसकी रूट काज क्या है। तो रूट काज के हिसाब से उनके पॉइंट्स लगते हैं और अलग तरह से मेरे ख्याल में कोई पेशेंट ऐसा नहीं होगा कि जो कहे कि जी मैंने ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि कपिंग ये वंस इन अ लाइफ नहीं है। ये कपिंग एक कांस्टेंट ये ट्रीटमेंट है। आपको हर अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल है अगेन, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल लाइफस्टाइल है तो 3 महीने के बाद आपको एक सेशन लेना चाहिए। और अगर कोई बंदा 3 महीने में एक सेशन लेता है तो इस चीज़ की अगेन अल्लाह के फजल से ये गारंटी दी जा सकती है उससे कि उससे कोई भी क्रोनिक डिजीज़ नहीं होगी। ना वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ बनेगा, ना वो हेपेटाइटिस वगैरह इस तरह की उसको वायरस उसके ऊपर अटैक करेगा, न ही उसको डायबिटीज़ का शिकार होगा, न उसके लिपिड प्रोफाइल जो है ना वो लिमिट से आगे पीछे जाएगा। वो एक परफेक्ट जो है ना उसकी लाइफ होगी। मरज़ुल मौत के अलावा अल्लाह के फजल से कोई बीमारी नहीं आएगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अपने व्यूअर्स को ये भी एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि लाइक जिस तरह अब एक बंदा है वो उसको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ ये उनके लिए हिजामा है कि जिनको कोई इशू या प्रॉब्लम हो, ये कोई भी एज लिमिट नहीं है इसमें आप क्या कहेंगे? मैंने अभी जो आपसे बात की उसमें आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी हो गया जी कि जो बंदा 3 महीने में एक सेशन लेता है, जी, अगर वो बीमार है या नहीं है, ठीक हो वो सेहतमंद रहेगा। जी। ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। मसलन आप इस टाइम आप बिल्कुल ठीक है, आप 3 महीने में एक सेशन ले रहे हैं, तो वो जो बीमारी आपको आनी है नहीं आएगी। आपका लिवर ने अगर माल फंक्शन करना है नहीं करेगा। मसलन ये ऐसे ट्रीटमेंट है कि हमारे पास लोग आते हैं कि जी मैंने किडनी का ऑपरेशन किया और 6 हफ्ते बाद मुझे दोबारा स्टोन जो है ना वो डिवेल्प हो गया और अल्ट्रासाउंड मैंने कराया, अभी दोबारा स्टोन है। अब उनके पास इसका कोई हल नहीं है कि उनके पास हल ये तो है सर्जरी करें और आप स्टोन निकालें, लेकिन ये हल नहीं है कि इस किडनी में स्टोन डिवेल्प ही ना हो दोबारा। हमारी इस ट्रीटमेंट से ये पूरी गारंटी है कि फर्स्ट तो एक है सर्जरी की जरूरत नहीं। अगर किडनी का कोई पेशेंट है, आपके कोई यार दोस्त है, अप टू 7-6-7 mm की, तो एक सेशन से वो पतलियां उसकी निकलेंगी, एक सेशन से, ओनली 1 सेशन की बात नहीं कर रहा। और अगर इससे ज्यादा है तो उसके लिए सेशन रिक्वायर्ड ज्यादा है। तो और दूसरी बात ये है कि वो उस बंदे के दोबारा किडनी में स्टोन या जो सैंड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो जमा नहीं होंगे कभी भी। तो ये हेल्दी बंदे के लिए भी है ताकि वो हेल्दी रहे। बीमार के लिए तो बीमार की तो मजबूरी है कि उसने उसे करवाना पड़ेगा है, वो बीमार है। और दूसरी बात है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि जो बीमारियां आम ट्रीटमेंट से वो ठीक होती हैं तो वो भी इससे ठीक होती है। जो आम ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती वो भी यहाँ से जी। प्रॉब्लम ये है कि जो हिजामा करने वाले लोग हैं अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपर्ट नहीं है। जो नॉलेज उनको होना चाहिए था वो नॉलेज नहीं है, या तो सेहत का नॉलेज ही नहीं है, या अगर सेहत का नॉलेज है तो कपिंग का नॉलेज नहीं है। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आए हैं, कहते हैं कि वो जी मेरा 600 शुगर है, लेकिन मेरा कोई कपिंग जो हिजामा करने वाले लोग थे वो मेरा हिजामा नहीं कर रहे थे कि आपका 600 शुगर है तो पता नहीं आपके जख्म ठीक नहीं होंगे। अब ये लैक ऑफ नॉलेज थी जी। मेरे पास आप लेकर आए, मैं करूँगा, ठीक है, और ठीक भी होगा। तो ये सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि एक मौजज़ा भी है। यानी मौजज़ा आप यही पे ये इसी बात में मौजज़ा ही है कि मेरे पास पेशेंट आता है कि जी मैंने खारिश की तो वो जख्म अब वो बहुत ख़राब हो गया, जख्म ठीक नहीं हो रहा। यानी खारिश की मैंने जस्ट, और जब मैं उसकी ट्रीटमेंट करता हूँ तो मैं 400 to 500 उसके कट में लगा लेता हूँ, कट लगा लेता हूँ, खारिश नहीं कट लगा लेता हूँ बाकायदा। तो वो 4 to 5 days में ठीक होता है। तो ये एक ट्रीटमेंट के साथ साथ मौजज़ा भी है। और अल्लाह के फजल से कोई भी बंदा जिसने ट्रीटमेंट पूरी ली है वो ये नहीं कह सकेगा कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। अब चंद बीमारियाँ जिस तरह सोराइसिस हैं, कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा कि किसी एलोपैथिक ट्रीटमेंट से वो ठीक हुआ, लेकिन मेरे पास इस जो हमारे चंद साल हुए हैं इस ट्रीटमेंट को करती हुई है, मेरे बहुत मरीज आपको मिलेंगे कि जो सोराइसिस के पेशेंट ठीक हुए। अच्छा, फिर हेपेटाइटिस हो गया, फिर इनफर्टिलिटी के केसेस जो कि लोग कहते हैं 10-10 साल से हमारे बच्चे नहीं हो रहे, किसी के स्पर्म्स काउंट कम है, किसी की फाइब्राइड्स वगैरह सिस्ट वगैरह हैं यूट्रस में, ख़वातीन की आ जाती है। आपको ऐसे ख़वातीन मिलेंगी जो 30 साल में उनकी यूट्रस रिमूव हुई है। अब ये इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यूट्रस रिमूव होने के बाद वो ख़वातीन सब बेहतर समझती हैं जिनकी यूट्रस रिमूव है कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल से गुजरती है, हॉट फ्लैशेस के शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके इश्यूज होते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर्स के। बट हल कोई नहीं था, 30 साल में ही यूट्रस रिमूव हो जाता था। अब मैं कहता हूँ कि आप ले आएँ किसी को, उसके फाइब्राइड्स चाहे 1 नहीं 10 भी हों, 12 हों, 15 हों, लेकर आएँ, इंशाल्लाह वो ठीक होगी, वो खत्म। डॉक्टर साहब इसके साथ मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब जैसे आप मेरे कपिंग करेंगे, मुझे लगता है कि मेरे में कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब आप उसकी कपिंग करते हैं या ब्लड आता है तो उसमें अगर तो कोई इशू हो तो वो आपको उसको डायग्नोज कर सकते हैं? जी जी, उस कुछ स्किन अपीयरेंस है, स्किन अपीयरेंस से हम डायग्नोज करते हैं जी। कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने हमें ये नहीं बताया कि मुझे किडनी का इशू है जी,
जिसने नहीं बताया कि मुझे लिवर का इशू है। जी। जब मैंने कभी की मैंने उसको बताया कि भाई आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, जी। तो वो फिर बताते हैं हाँ मेरे किडनी में प्रॉब्लम था, स्टोन था, या एनी सॉर्ट ऑफ जो भी एसिड था जी। या हाइड्रोफ्लोरोसिस थे, जो भी इशू था, तो वो बताते हैं कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। मुझे नहीं बताया था कि बंदे को कभी जॉन्डिस हुआ है या हेपेटाइटिस हुआ है। जब मैं कपिंग करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इसको प्रॉब्लम है, और जब मैं पूछता हूँ तो कहते हैं हाँ पता है। या किसी का ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसका भी हमें वहाँ पता चलता है। ऐसे लोग हैं कि मेरे पास आए हैं, उनको मैंने कहा कि आप लिपिड प्रोफाइल कराएं। यहाँ ब्लड से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। उसने लिपिड प्रोफाइल कराया, उसके बाद उन्होंने बताया कि जी मेरा तो 300 है, 350 है, 400 है। ये लोग यहाँ पे कपिंग से ही उनको हमने, मेरे पास 2 कश्मीर के बंदे थे, उनमें से एक को फ्रेश डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी और एक क्रॉनिक डिजीज़ थी, उसको 8-10 साल से। जो 8-10 साल वाला पेशेंट था उसको मैंने जब यहाँ मैंने कपिंग की तो कपिंग से ही मैंने उससे कहा कि आपको स्फेयर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है। जब उसने चेक किया तो 496 उसका कोलेस्ट्रॉल था और 498 उसका ट्राइग्लिसराइड था, और ये हाई लेवल है जिस किसी वक्त भी हार्ट अटैक का बायस बन सकता है। तो ये हमें यहीं से पता चल जाता है कि बंदे के यहाँ पे क्या इशू है। और फिर जहाँ पे प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लमेटिक एरिया में भी हमें नज़र आता है। मसलन शेटे का प्रॉब्लम लेकर आता है तो हमें वाज़ेह नज़र आता है कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट है, ब्लड नहीं चल रहा जी। तो यहाँ नज़र आता है, जैसे आपने सवाल किया, बिल्कुल ऑफ कोर्स यहाँ पे समझ आती है उस एरिया की। हमें एग्जैक्टली ये तो समझ नहीं आती कि इस ऑर्गन को क्या इशू है, लेकिन ये समझ ज़रूर आती है कि देयर इज प्रॉब्लम। यस। तो अच्छा, उसके साथ डॉक्टर साहब हमारे व्यूअर्स के लिए आप इस हिजामा को लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरा अपना चैनल है, अगर कोई बंदा उस पे आता है हेल्थ केयर सुन्ना के नाम से। आप अपना चैनल का नाम भी बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए। हेल्थ केयर सुन्ना मेरे चैनल का नाम है। उसमें आपको वो लोग उनकी इंटरव्यू भी मिलेंगे कि जिनकी किडनी के स्टोन ख़त्म हुए हैं, जो सोराइसिस से ठीक हुए हैं, जिनके हेपेटाइटिस थे और वो ठीक हुए हैं, जिनका फैटी लिवर था वो ठीक हुए हैं, जिनको डॉक्टर्स ने बताया था कि ये आपका ऑपरेशन ही होना है, ऑपरेशन के बगैर आपकी बीमारी ठीक नहीं होनी, उन्होंने इलाज किए और अल्लाह की फजल से वो ठीक है। बहुत यहाँ मैं, चूँकि ये हमजा कैंप है, आर्मी का सेंटर है साथ, तो आर्मी वालों के बहुत केसेस ऐसे हैं कि जिनकी मोरों की ऑपरेशन के लिए उनको MH में ऑपरेशन की डेट दी हुई थी और उन लोगों ने ऑपरेशन नहीं करवाए। क्यों? कि वो ठीक हो गए। हार्ट पेशेंट आए हैं कि जिनको ये बताया गया था, सादिकाबाद की खातून है यहाँ रावलपिंडी की, कि आपका हार्ट जो है ना 25% सिर्फ काम कर रहा है, और उनको आगे 3 महीने बाद उनको ऑपरेशन की डेट दी हुई थी। वो खातून विद इन 2 मंथ्स वो ठीक हो गई और ऑपरेशन की डेट उसकी ओवर हो गई, उसने ऑपरेशन नहीं कराया क्योंकि वो सेहतमंद हो गई। तो अगर कोई बंदा मेरे उस चैनल पे आता है तो उसको वहाँ से उन पेशेंट्स की जो है ना इंटरव्यू भी उसमें उनको मिलेंगे जो लोग ठीक हुए हैं। और बाकी उसके अलावा भी उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी वो बीमारी जो ब्लैक एंड वाइट में है, यानी ब्लैक एंड वाइट में है कि आपका ALT ज़्यादा हो गया है, आपका लिवर फैटी हो गया है, आपकी किडनी में स्टोन बन गया है, आपको हेपेटाइटिस है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, इस तरह की बीमारियों की अल्लाह के फजल से गारंटी देते हैं कि इंशाल्लाह वो ठीक होंगे। जो बीमारी नज़र नहीं आती, किसी टेस्ट रिपोर्ट में भी नहीं आती, उसकी हम गारंटी इसलिए नहीं देते कि वजह नहीं मालूम कि रूट काज क्या है। जिस बीमारी का रूट काज मालूम है, अगर वो बंदा एंड टाइम इलाज के लिए आता है, यानी एक बंदे को लिवर सेरोसिस है और लिवर सेरोसिस इस लेवल पे पहुंचे हैं कि हार्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, अब ये टाइम नहीं है इलाज कराने का। इलाज कराने का वो टाइम है कि वो रिकवरेबल हो तो वो ठीक होगा बंदा। स्किन की रिलेटेड हमारे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको स्किन की बीमारियां हैं और 30-30 साल से हैं, नहीं ठीक हो रहे। अल्लाह के फजल से आप लेकर आए, कोई बंदा नहीं आएगा ऐसा कि वो कहे कि जी मैंने ट्रीटमेंट पूरी ली और उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हूँ। इस टाइम मेरे पास 6-7 लोग हैं जो कि सोराइसिस के और एक्जिमा के हैं, जिनको 13-14 साल से था, और एक पेशेंट मेरे पास है जो कि 29 ईयर्स
उसको कंटिन्यू स्किन प्रॉब्लम रहा था, स्किन के ऊपर एक और लेयर जो है ना वो चढ़ गई थी ब्लैक, और अल्लाह के फजल से वो ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैंने आपके ये बोर्ड इधर पड़ा है इधर, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि लोग डिफरेंट क्रीम यूज़ करते हैं, उनमें केमिकल है, वक्ती तौर पर तो वो ठीक हो जाएगा मगर वो केमिकल आपको पता स्किन का ख़राब करेगी वो, तो फेस कपिंग के बारे में भी आप थोड़ा बता दें, क्योंकि अमूमन ये लड़कियां बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, उनके लिए कि फेस कपिंग क्यों ज़रूरी है और क्या क्या इसके फ़ायदे हमें हो सकते हैं? जो फेस हमारे ख़राब हो रहे हैं इस टाइम, उसके पीछे दो वजूहात हैं। ख़वातीन के तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी आ जाता है जी, उससे हट के एक हमारी खुराकें हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गई है। सेकंड, हमारी जो अनरजिस्टर्ड या जो कॉस्मेटिक्स जो एक सिर्फ वक्ती तौर पे रिज़ल्ट देने के लिए होती हैं, उसकी वजह से ख़राब होती हैं। ज़्यादातर जो बाल आने की वजह है रादर देन हार्मोनल डिसऑर्डर्स के, वो ये क्रीमी होती है। तो अगर वो फेशियल कपिंग कराएंगे तो इनके ये मसले जो है ना ख़त्म हो सकते हैं। हाँ, अगर किसी के बाल आए हों तो ये एक बोर्ड आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमारे पास ये सहूलत है यहाँ, मेरे ख्याल में यहाँ नज़दीक में किसी के पास नहीं है मशीन। थोड़ा सा आप दिखाइए। ये मशीन यहाँ किसी के पास नहीं है, ये परमानेंट सोल्यूशन है। लेज़र पे लोग लाखों रुपए खर्च करते थे, लेकिन इवन देन वो बाल दोबारा आते थे। अब जब से ये इलेक्ट्रोलिसिस मशीन आई है, उसमें ये है कि ये परमानेंट हल है और ये FDA से अप्रूव्ड है, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। सेशन स्टार्ट करें फिर अब। चलो ये किसी नॉर्मल हो रहा है जी? ये ड्राई कपिंग हो रही है, इससे ब्लड मोबिलाइज हो जाता है। ये एक पेन किलर की ये हैसियत रखता है। अगर कहीं आपको दर्द है और आप ये कर लें तो ड्राई कपिंग करवाएं तो आपका दर्द जो है ना, जिस तरह पेन किलर खाने से ख़त्म हो जाता है, इस तरह इसके ड्राई कपिंग से दर्द ख़त्म हो जाएगा आपका। दूसरा यह है कि ब्लड मोबिलाइज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है इसकी वजह से, और डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी हो जाती है। इसके बाद वेट कपिंग होगी जी। तीन चार दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद तो कुर्सी पढ़े। ये जो आप हर पॉइंट लगा रहे हैं ना, इसके बारे में भी साथ बताइएगा।
अच्छा, तो अब ये जो हमने पॉइंट प्लेस किए हैं, ये 2 पॉइंट, इनके असल में ये ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉइंट एक ही बीमारी के लिए है। नहीं, फर्स्ट पॉइंट आप मुझे बताइए ना कि किसके पर्पस के लिए। अच्छा, हर्ट का पॉइंट है, शोल्डर का जो मेजर जो एरिया है ना, मसलन ये जो शोल्डर के पॉइंट हैं, ये आप हाइपरटेंशन में भी यूज कर सकते हैं जी, आप एंजाइटी में भी यूज कर सकते हैं, ब्लड लेवल, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है हैंड्स में, तो हैंड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं इनको। अच्छा, सुन्नत का कौन सा पॉइंट है वैसे? इसमें जो सुन्नत पॉइंट है ना, वो एक ही लगा हुआ है। ये अच्छा, ये जो एरिया है, ये ठीक है। ये अल्काहेल एरिया कहा जाता है, और इसमें इसी के बारे में ये कहा हुआ है कि इस एरिया का पॉइंट जो है ना, वो 70 बीमारियों के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए। ये इम्यूनिटी के लिए होता है, ये लिवर के लिए होता है, ये लंग्स के लिए होता है, ये लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, ये ब्लैडर के लिए भी है, प्रोस्टेट के लिए है, और 5 नंबर मोरा जो है ना, वो यहाँ पे होता है। और ये लेग्स की सर्कुलेशन के लिए भी ये यहाँ से ब्लड जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए भी ये पॉइंट यूज़ किया जाता है। ठीक है। बीपी के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, वो उसके मुख्तलिफ, लेकिन मेजर जो है ना, ये इन आर्गन का पॉइंट है कि जहाँ पे ये लगी हुई है। ठीक। कि स्टिचिंग करानी पड़ी, लेकिन अगेन ये वही है ना कि मैं वहाँ शायद मैंने बात पूरी नहीं की कि अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट इसके हैं, जो हमें ये ट्रीटमेंट रिजल्ट दे सकते हैं, वो रिजल्ट हम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमें नहीं मालूम कि हमने कपिंग क्या करनी। मेरे पास डेरा गाजी खान से एक पेशेंट आया, हेपेटाइटिस सी का पेशेंट था, और जब यहाँ मेरे पास आया, जब पॉइंट उसने मुझे बताया कि ये मेरे पॉइंट लगे हैं, उसका लिवर का कोई पॉइंट लगा ही नहीं था। अब कहाँ से फिर हेपेटाइटिस ठीक होना है? तो मुख्तलिफ किस्म के लोग, आपको ऐसे लोग भी मेरे पास आए कि साल पहले किसी जगह से उन्होंने कपिंग कराई थी, और साल बाद जब यहाँ आए तो उसके वो पॉइंट्स जो है ना, वो नज़र आ रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं होता, हालांकि 6 to 7 डेज में ये रिमूव हो जाते हैं निशानात। और फिर लोग आते हैं, वो बताते हैं कि जी हम वो जो शेव वाला ब्लेड है वो हम इस्तेमाल करते हैं। शेव वाले ब्लेडों से कपिंग नहीं होनी चाहिए, वो रिकमेंडेड नहीं होता बॉडी काटने के लिए या उससे इंसेशन लेने के लिए। इसके लिए रिकमेंडेड वही ब्लेड है जो सर्जिकल ब्लेड है, जो इसी मकसद के लिए बनाया गया है, जो ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होता है, वही ब्लेड आपके पास होना चाहिए। मेरे पास एक खातून अपने बच्चे को लेकर आई है, अभी भी ये परसों सेशन लेके गए। वो लोगों की हिजामे करते हैं, अपने 2 बच्चे, और वो खुद यहाँ मेरे पास आई है, क्योंकि उसको ये मालूम था कि मेरा नॉलेज इस लेवल का नहीं है कि मैं अपने बच्चे की और बच्चे की ट्रीटमेंट भी इसलिए वो नहीं उसको मालूम था कि 14 साल का बच्चा है और 13.5 साल से उसको वो है एक्जिमा है, स्किन प्रॉब्लम है। वो लोगों के हिजामे करती, लेकिन अपने बच्चे का वो इलाज नहीं कर सकी, और वो ठीक नहीं हुआ बच्चा। 14 साल से वो बीमार है। यहाँ आया है, उसने 3 सेशन लिए। 3 सेशन के बाद उस बच्चे का कलर, फेस कलर भी बेहतर हो गया है, और उसकी ईचिंग भी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ तो इस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे कि जो आपकी ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, लेकिन खुद वो ट्रीटमेंट
अपनी फैमिली के लिए वो रिकमेंड नहीं करते। अब इनकी जो जहां हम बात कर रहे थे कि हम स्किन से अंदाजा हो जाते, अब इनके लिवर में प्रॉब्लम है, वो भी आपको स्किन से नजर आएगा। किस तरह ये अंदाज़ा हुआ है कि ये उसमें वो लीवर का प्रॉब्लम है? स्टिग्नेशन नजर आ रही है ना। अच्छा, जहाँ जहाँ स्टिग्नेशन नजर आए उसका मतलब कि पहली वहाँ बात से स्किन का मसला। अब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इनकी कमजोर है, स्किन वाइट है, जी, वाइट स्किन जो है ना वो ये शो कर रही है कि यहाँ पे आप अभी देखेंगे कि यहाँ से ब्लड उस तरह नहीं निकलेगा जिस तरह बाकी पॉइंट से निकलेगा। बिस्मिल्लाह, 3-4 दफा दुरूद शरीफ पढ़े, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी। व्यूअर्स, ये हमारे पास मिस्टर हमजा साहब हैं, ये अपना सेशन जो है ना वो करवा रहे हैं कपिंग का। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। अब यहाँ आप क्लोज ले आए इसको, यहाँ आपको ब्लड नजर नहीं आ रहा, ये पॉइंट बाद में लगे हैं, यहाँ पे ब्लड आना शुरू हो गया जी, बिल्कुल, बट यहाँ पे नहीं आ रहा। स्किन से ही हमें अंदाजा हो गया था कि यहाँ पे यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। अब ये लिवर है, अब देखें ये बिल्कुल ब्लैक स्टेगनेंट है यहाँ, तो यहाँ से ये अंदाजा होता है कि अब लिवर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ये आपका पेशेंट आपको सिम्टम्स दे के आप अंदाजा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से ये नहीं मालूम हो सकता कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये वाजह है कि यहाँ प्रॉब्लम है। और फिर मजे की बात ये भी है कि यही बंदा अगर नेक्स्ट सेशन करेगा ना, यही पॉइंट मैं यहीं पे लगाऊंगा, ये इस तरह ब्लैक नहीं होगी स्किन। वजह
कि उसमें जो भी इश्यूज था वो इशू रिजॉल्व होना शुरू हो गया, वो नॉर्मल स्किन की तरफ उसकी अपीयरेंस होगी नॉर्मल स्किन की। जहाँ पे इशू होगा वहाँ पे स्किन ब्लैक हो जाएगी। हाँ, वो ये डिफरेंट कलर हो जाएंगे। केसेस डिफरेंट में डिफरेंट आता है जी। अब ये कलर बिल्कुल नॉर्मल कलर है, बिल्कुल normal वो ब्लैक था। और ये जो मैं कहता हूँ कि लाइफस्टाइल जो है ना वो डिपेंड करता है। हमारे पास एक फैमिली आती है पेशावर से, माँ बेटा आते हैं दोनों, उनके वालिद जो है ना बच्चे का वो फॉरेन में है, तो वो साथ कभी नहीं आया, तो ये दोनों आते हैं। तो एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने उनको कहा कि वो बच्चा तो कोई 17 साल का है। जब मैं उसकी कपिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि ये बच्चा, पहले उसके लंग्स पॉइंट क्लियर होते थे, अगर कोई बंदा नशा वगैरह करता हो तो उनके लंग्स से पता चल जाता है उसका। तो मैंने जब देखा लंग्स उसके बहुत ज्यादा जो है ना वो खराब थे, मैं ये समझा कि चूंकि बाप है नहीं है, बच्चा जो है ना वो शायद नशा वगैरह शुरू किया है इसने। तो आफ्टर कपिंग मैंने उसकी अम्मी के पास में गया, मैंने उसकी अम्मी को बताया कि आपके बेटे के लंग्स जो है ना वो बहुत गड़बड़ हैं, इसने कोई नशा वगैरह शुरू किया है। तो जो डॉक्टर साहब थी उसने मुझे बताया कि ये तो इनका नहीं है, ये तो ये जो इसकी अम्मी के लंग्स हैं वो भी बहुत खराब है। मैंने कहा भाई ऐसा क्या वजह है कि आपके दोनों के लंग्स खराब हैं, पहले ठीक थे। तो उसने मुझे ये बताया कि BRT जो है वो रोड बिल्कुल हमारे सामने से गुजर रही है, और उसकी वजह से, उस कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे घर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती है। अच्छा, पोल्यूशन भी कॉज करती है। उस पोल्यूशन की वजह से ही उनके लंग्स जो है ना वो खराब थे दोनों के। सही। वो ये है ना कि ये जो डस्ट है वो कुछ तो फिल्टर हो जाती है नाक में, लेकिन कंप्लीट नहीं होती, और वो फिर आपकी जो ब्लड है उसमें क्लॉट बनाने की वो मूजिब बन जाती है। अब इनकी जिस तरह हम देख रहे हैं कि इनकी जो शोल्डर पॉइंट हैं यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। मुमकिन है कि अब भी इनको हाथों में थकावट फील हो, नहीं होती, या इनको नमनेस महसूस हो। लेकिन अगर अभी नहीं है तो मुझे पूरा ये यकीन है कि कुछ अरसे बाद इनकी हाथों में नमनेस भी इनको फील होती, और इनके हाथ में थकावट भी ज्यादा होती, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा उस साइड पे। लेकिन इस कपिंग की वजह से जो इशू इनका है वो इशू ठीक हो जाएगा। जब हम दोबारा यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन इनकी बेहतर हुई होगी। तो मुझे लगता है कि इनके लेफ्ट किडनी में भी इशू है। देखिए, चाहे ये पानी कम पी रहे हैं या कोई वो सैंड पार्टिकल्स वगैरह हैं जिसकी वजह से इनमें स्टिग्नेशन है। तो अब आपकी ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जब नेक्स्ट सेशन आप कराएंगे आप फिर देखेंगे कि ये जो आज जो ऑब्जर्वेशन है ये ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट में नहीं होगी इंशाल्लाह।
अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम वो उन हजरात से जो कपिंग थेरेपी की प्रैक्टिस करते हैं। गुजारिश मेरी ये है कि मेरे नबी का फरमान है जिसका मफहूम है कि बेहतरीन इलाज जिसे तुम करते हो वो हिजामा है। दूसरी जगह पे हदीस है जिसका मफहूम है कि मरज़ुल मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। अब थोड़ा सा ये जहन में रखें कि मेरे नबी के फरमुदात क्या हैं, और अब आपकी वजह से अगर कोई बंदा कपिंग करवाता है आपसे किसी बीमारी के अगेंस्ट, आपकी अनकैपेटेंसी की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उस बंदे को शिफा नहीं मिलती, वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा ना कि हिजामा में इसका इलाज नहीं है, मैं हिजामा से ठीक नहीं हुआ। तो नफी किन लफ्जों की हुई? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्जों की नफी हुई कि वो कहते हैं हर मरज का इलाज है, यहां मरीज कहता है कि मेरा मरज ठीक नहीं हुआ। अब मरीज को तो ये नहीं मालूम ना कि जो जिससे मैंने हिजामा करवाया है उसकी गलती है, उसकी वजह से मैं ठीक नहीं हुआ, कि उसने प्रॉपर पॉइंट नहीं लगाए, प्रॉपर सक्शन नहीं लिए, प्रॉपर कट्स नहीं लगाए, प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं की, उसको तो ये नहीं मालूम। लेकिन आपको तो ये मालूम है कि मुझे नॉलेज नहीं है, और उसके बावजूद मैं एक सुन्नत तरीका में कर रहा हूं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप करें, इसको आगे प्रमोट करें, लेकिन समझ के, बगैर समझे नहीं करें, वरना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्फाज की जो नफी होगी ना वो आपकी वजह से होगी। तो इसलिए बगैर, यानी मेरी गुजारिश है ये कि बगैर समझे इसको डोंट से कि मैं कपिंग थेरेपिस्ट और मैं हिजामे करता हूं। सर्कुलेशन भी नहीं है, और ये देखो हाथों में अभी तक कुछ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल अभी खून की डिटॉक्स नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। अभी ये तो वो जो स्किन से निकला है ना वो ब्लड है जी, अंदर से कुछ नहीं निकला। स्किन से तो डेफिनेटली स्किन पंक्चर होती है तो उससे तो कुछ ना कुछ तो निकलता है ना। वो जो चंद ड्रॉप है वो स्किन के हैं, अंदर से कुछ नहीं आया। और ये जो किडनी का पॉइंट है ये भी मेरे ख्याल में इसमें भी पॉइंट अभी इससे हो रही है, लेकिन कम है राइट किडनी से। सही। ये पानी कम पीने की वजह से हो रहा है? पानी कम पीने की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन उसमें फिर ये है ना कि कम पानी पीने की वजह से ये नहीं है कि एक गुर्दे को ही प्रॉब्लम हो जाता है ना जी। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा कम पानी पीने की वजह से। वो जाहिर है कि जो एरिया वीक होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो वो जल्दी वो सेंस करता है। फाइनली सेशन कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं आप, ड्रेसिंग भी कर दी डॉक्टर साहब ने। हर पॉइंट टू पॉइंट डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ब्रीफली करके उसको बताया कि ये कब किसके लिए यूज हो रहा है, ये किस लिए यूज हो रहा है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और लास्ट पे मैं ये कहूंगा अपने व्यूअर से कि जो भी हिजामा करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब आपको अपना नेम बताएंगे, अपना एड्रेस बताएंगे, साथ में अपने चैनल का नाम बताएंगे। जो भी आप इनके से हिजामा करवाना चाहते हैं तो लाजमी आप इनसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर साहब आपने अपना नाम वगैरह बता दें, एड्रेस, जो भी आपसे हिजामा करवाना चाहता है तो उधर काइंडली आप बता दें। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, हेल्थ केयर सेंटर, स्टेडियम रोड, रावलपिंडी, ये हमारा क्लिनिक है। यहाँ पे अगर पिंडी इस्लामाबाद से बाहर से लोग हैं तो यहाँ जो सबसे नज़दीक बस स्टैंड है वो फैज़ाबाद बस स्टैंड है, तो ये फैज़ाबाद के करीब ही हैं। दूसरा जो बड़ा जगह है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से अबाउट 100 मीटर के फासले पे हमारा ये सेंटर है, पेनोरामा सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर। और मेरा चैनल है हेल्थ केयर सुन्ना,
अगर आपने कोई स्पेसिफिक बीमारी के बारे में मालूमात लेनी है तो आप उस चैनल पे जाएंगे, आपको हमजा साहब जो है ना, मेरा कार्ड जो है ना उसमें आपको शो कर देंगे। तो उसमें आपको नंबर्स भी आपको उसमें आप यू विल फाइंड आउट नंबर्स भी, और जो चैनल है या हमारा पेज है वो भी उसमें से आप देख सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं हम नई जल्द एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ मेरा याद रखिए।